Now we will discuss about the various strengthening mechanisms in the material. How the material metals alloys can be strengthened via different processes. हम मटेरियल की स्ट्रेंथ किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ये इस तरह वेरियस methods हम डिस्कस करेंगे इसमें, and the theory behind it, how the strength of the material can be improved and why the strength of the material actually improves because of a particular process. Okay, so first of all सबने टिन पैक्स वगैरह जिस तरह कोके देखे होंगे, ठीक है. तो इसमें क्या है कि लेट्स से ये एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है. वैसे कहते हैं टिन पैक है लेकिन ये एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, ठीक है. अब एल्यूमिनियम जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, ठीक है. ये इसमें जो एक रैंडम शेप की ये जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेन और वन क्रिस्टल, ठीक है. एक ये जो पार्ट है ये सारे ये क्रिस्टल्स हैं, ठीक है. बहुत सारे क्रिस्टल्स देखे रैंडमली ओरिएंटेड है यहाँ पे, या बहुत सारे ग्रेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है. अब ये जो है ये नॉर्मल एल्यूमिनियम है. जब इसके एल्यूमिनियम का इस तरह कैन बनाना है तो इसके लिए ज़ाहिर से रोलिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेच करना होगा. तो जब इस मटेरियल को इस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेच करेंगे तो ये देखें यही जो ग्रेन्स हैं ये इस साइड को स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है. स्ट्रेच क्यों होंगे? क्योंकि इसमें मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रही है. यहाँ पे ये सारे के सारे ग्रेन्स जो इस साइड को डिफॉर्म हो रहे हैं तो इस वजह से इस साइड को इलोंगेट हो गए हैं, ठीक है. सो ये जो है ये स्ट्रक्चर इक्वी एक्सड है. इक्वी एक्सड मीन्स किसी भी डायरेक्शन में इसके मोर और लेस साइज जो है वो सेम है ऑन एवरेज. इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ कम है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा है, ठीक है. लेकिन साथ एक और ग्रेन है उसकी डायरेक्शन में कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है. तो इसकी इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस ग्रेन की इस ग्रेन की, ठीक है. तो ये मोर और लेस ऑन एवरेज जो है जो ग्रेन्स की है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है. इनकी लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीडोमिनेंटली ग्रेन की लेंथ इस साइड को ज़्यादा है और इस साइड को कम है, ठीक है. सो यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होंगी मटेरियल में, यहाँ पे आइसोट्रॉपिक होंगी या हर डायरेक्शन में सेम होंगी, ठीक है. तो ये जो कैन्स वगैरह बनी होती हैं ये आमतौर पे एल्यूमिनियम की बनी होती है. इनमें ये क्योंकि ये रोलिंग से डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन से बनी होती है इसलिए इसकी आमतौर पर ग्रेन स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. ग्रेन स्ट्रक्चर एज इनके अपीयरेंस ऑफ द ग्रेन, ठीक है, इस तरह की होती है. या साइज ऑफ द ग्रेन जो एलोंगेटेड होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, ठीक है. अगर इसे रोल ना किया हो तो फिर इस तरह का होगा, ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी मटेरियल डिफॉर्म होता है वो डिफॉर्मेशन डिसलोकेशन से होती है, ठीक है. डिसलोकेशन एक दूसरे का मूव करेंगी तो एटम मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, और एटम मूव करेंगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, तब जो है डिफॉर्म होगा मटेरियल, ठीक है. सो इट मीन्स जब भी मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है इट मीन्स कि डिसलोकेशन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं. अगर डिसलोकेशन मूव नहीं करेंगी तो डिफॉर्मेशन नहीं होगी. जितनी डिफ़िकल्टी होगी डिसलोकेशन की मूवमेंट में उतनी स्ट्रेंथ जो होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा हाई स्ट्रेसेस चाहिए डिसलोकेशन की मूवमेंट के लिए, ठीक है. डिसलोकेशन की मूवमेंट मुश्किल है तो हाई स्ट्रेसेस चाहिए मूव करने के लिए, हाई स्ट्रेसेस चाहिए तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है मटेरियल की, ठीक है. तो हम जिस तरह बात करते हैं स्लिप भी एक मैकेनिज्म है डिफॉर्मेशन का, ठीक है. तो मेटल में यूजुअली प्लास्ट डिफॉर्मेशन जो है वो स्लिप से होती है. इसमें क्या होता है कि ये जो डिसलोकेशन है यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मूव करती जाती है, ठीक है. देखिए डिसलोकेशन यहाँ पे है, फोर्सेज अप्लाई हुई, यहाँ से इधर को मूव करना शुरू हुई और फाइनली इधर को चलेगी. इससे क्या होगा मटेरियल जो है यहाँ से इधर को डिफॉर्म हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है. जिससे हम कहते हैं डिसलोकेशन मूवमेंट से मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, ओके. सो हम इस तरह इसके कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि डिसलोकेशन डेंसिटी क्या होती है. डिसलोकेशन डेंसिटी को हम कह सकते हैं इज द लेंथ ऑफ द डिसलोकेशन पर यूनिट वॉल्यूम. लेंथ ऑफ द डिसलोकेशन मीन्स अब ये जो डिसलोकेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है ये जो स्क्रीन से बाहर को आ रही है, पीछे से स्क्रीन की बैक से जाकर स्क्रीन से बाहर को आ रही है, ये टोटल लेंथ होगी, इसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ डिसलोकेशन, ठीक है. ये लेंथ ऑफ डिसलोकेशन पर यूनिट वॉल्यूम एक मटेरियल में कितनी है, एक मटेरियल के वॉल्यूम के अंदर कितनी लेंथ है डिसलोकेशन की, दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन डेंसिटी, ठीक है. डिसलोकेशन आती कहाँ से हैं? दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से आ जाती है. थर्मल स्ट्रेसेस से भी कुछ डिसलोकेशन जो है वो जनरेट हो जाती हैं. तो इस तरह डिसलोकेशन जनरेट होती हैं ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस एंड आल्सो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन. और मैंने आपको ये भी बताया था बहुत सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी हैं, इस वजह से प्रोड्यूस भी होते हैं मटेरियल के अंदर, ठीक है.
अब जो यूनिट्स ऑफ डिसलोकेशन है, इससे हम कह सकते हैं कि मिलीमीटर्स ऑफ डिसलोकेशन पर क्यूबिक मीटर, जिसे हमने डिफाइन किया यहाँ पे कि टोटल डिसलोकेशन लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो गया मिलीमीटर्स ऑफ डिसलोकेशन पर क्यूबिक मीटर। या हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट द नंबर पर स्क्वायर मिलीमीटर। किस तरह, क्योंकि ये पहले था कि मिलीमीटर्स ऑफ डिसलोकेशन पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से क्यूबिक मिलीमीटर कैंसिल होगा, तो एक मतलब पावर कैंसिल होगी, तो ये नंबर पर स्क्वायर मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है, समझा रही है कि यहाँ पे वैल्यू है लेट्स से 10⁻³ मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, हम इसे भी कह सकते हैं 10⁻³ स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, जिससे यहाँ पे गिवन भी है। ठीक है, इसको डेंसिटीज को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं 10⁻³ पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉमन है अगर हमने बहुत स्लो और केयरफुली कूल किया हो मटेरियल को ना। लेकिन यूजुअली जब डिफॉर्मेशन हुई है मटेरियल के अंदर, जिस तरह कैंस वगैरह बनाए हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ, या रोलिंग फोर्जिंग की है, तो आमतौर पर डिसलोकेशन डेंसिटी जो है वो 10⁻⁹ तक भी हो सकती है। दैट इज़ अ वेरी हाई डिसलोकेशन डेंसिटी, 10 तक भी हो सकती है। तो डिसलोकेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि मटेरियल बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो चुका है। और जो स्ट्रेन हार्डनिंग होती है उसकी रीज़न ये होता है कि बहुत सारा डिसलोकेशन जब जनरेट होती हैं तो वो इंटेंगल हो जाती हैं। जिस तरह जो कोई भी थ्रेड है, धागा जो है वो इंटेंगल हो जाता है आपस में, तो वो उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह जो डिसलोकेशन एक दूसरे में अंदर उलझ जाती हैं, इंटेंगलमेंट कहते हैं इसे, डिसलोकेशन इंटेंगलमेंट। तो इससे क्या होता है कि डिसलोकेशन की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। जब भी डिसलोकेशन की मूवमेंट मुश्किल होगी तो मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल वाया स्ट्रेन स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग। और स्ट्रेन हार्डनिंग में एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, डिसलोकेशन इंटेंगलमेंट की वजह से जो है न्यू डिसलोकेशन जनरेशन और डिसलोकेशन इंटेंगलमेंट की वजह से आपस में जो स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है मटेरियल की। अब हीट ट्रीटमेंट से जो है लेट से मटेरियल को बहुत ज़्यादा डिफॉर्म करते हैं, हैवीली डिफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है, लेकिन आमतौर पे उसकी डक्टिलिटी और टफनेस कम हो जाती है। तो हम थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट करते हैं सो एज़ के उसकी टफनेस बेहतर हो सके। और हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आमतौर पर डिसलोकेशन डेंसिटी भी कुछ कम हो जाती है। ठीक है, ये जस्ट एक स्कीमेटिक है टू शो हाउ द डिसलोकेशन मूव स्टेप बाय स्टेप। इसकी एनालॉजी है यहाँ पे डिसलोकेशन मूवमेंट की विद दिस कैटरपिलर के, जिससे कैटरपिलर मूव करता है, थोड़ा सा स्टेप ऊपर है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जगह यहाँ से ऊपर से नीचे को आ जाती है, नेक्स्ट ऊपर को होती जाती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है कि कैटरपिलर जो है एक स्टेप आगे मूव कर जाता है। इससे डिसलोकेशन भी है, ये एक स्टेप इस तरह आगे जाती है, तो ओवरऑल जो है सिस्टम जो है इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, ये एटम यहाँ से जस्ट यहाँ तक मूव किया है बस। ठीक है, ये अगला थोड़ा एक स्टेप मूव कर गया, एक स्टेप मूवमेंट से, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से ओवरऑल मटेरियल जो है इस डायरेक्शन में डिफॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरह ऐसे मटेरियल जो है वो डिफॉर्म होता है। तो इसमें डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक स्लिप सिस्टम्स होते हैं। स्लिप एज इन स्लिप सिस्टम का एक डिफॉर्मेशन का एक सिस्टम। ठीक है, अब जो होता है एक तो परसेप्शन ये है कि एटम्स रैंडमली किसी भी साइड को मूव हो जाएंगे जब उस पर लोड अप्लाई होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो एटम्स जो मूव करते हैं, या कह सकते हैं डिसलोकेशन जो मूव करती हैं, दे मूव ऑन स्लिप प्लेन्स। स्लिप प्लेन्स कौन से होते हैं? द प्लेन्स ऑन विच इट इज़ ईजीएस्ट फॉर द मटेरियल्स टू मूव, फॉर द डिसलोकेशन टू मूव। और ये कौन से प्लेन्स होते हैं? हाईएस्ट डेंसिटी प्लेन्स। ठीक है, हमने जिस तरह वेरियस मिलर इंडिसेस डिफाइन किए थे डिफरेंट प्लेन्स के लिए, और उसके बाद हमने बात की थी प्लेन में डेंसिटी की भी। तो जिस प्लेन की डेंसिटी हाईएस्ट होगी उसके ऊपर स्लिप डिफॉर्मेशन सबसे इजी होगी और मोस्ट लाइकली होगी। ठीक है, जिस तरह एफसीसी के अंदर जो हाईएस्ट डेंसिटी प्लेन्स है ये 111 प्लेन है। ठीक है, तो 111 प्लेन जो होगा उसके ऊपर डिफॉर्मेशन होगी एफसीसी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के केस में। और किस डायरेक्शन में होगी? ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में, इधर को हो गई इधर को हो गई। स्लिप डायरेक्शन जो होगी वो हाईएस्ट लीनियर डेंसिटी डायरेक्शन में होगी, या हाईएस्ट डेंसिटी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होगी। हाईएस्ट डेंसिटी डायरेक्शन कौन सी होती है? जिस तरह ये एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये एटम इसको रिप्लेस करेगा या ये एटम इसको रिप्लेस करेगा। ये नहीं होगा यहाँ से एटम इधर को निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये इसमें इस डायरेक्शन में एटम जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, ये सारे इक्विवेलेंट डायरेक्शंस हैं। इसके अंदर, इस प्लेन के अंदर एटम सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एटम्स की मूवमेंट जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, रैंडमली मूव नहीं करती, या डिसलोकेशन जो है रैंडमली मूव नहीं करती, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव करती है। इसलिए जो एटम जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो देयर आर टोटल
12 स्लिप सिस्टम्स इन एफसीसी, ठीक है। तो क्या है कि एक प्लेन के अंदर 3 डायरेक्शंस अवेलेबल हैं और एक एफसीसी प्लेन के अंदर एक एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 4 यूनिक प्लेन्स होते हैं 111, ठीक है। तो 4 यूनिक प्लेन्स 111 और हर यूनिक 4 प्लेन में, हर प्लेन के अंदर 3 डायरेक्शंस अवेलेबल हैं जिसमें एटम मूव कर सकते हैं। तो 4 इंटू 3 12, तो देयर आर टोटल 12 स्लिप सिस्टम्स इन एफसीसी, ठीक है। तो इट मीन्स के 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं एटम की मूवमेंट के लिए, ओके। इसी तरह एचसीपी और बीसीसी में डिफरेंट स्लिप सिस्टम्स होते हैं और उनका नंबर से ज़्यादा कम हो सकता है। एचसीपी में पर्टिकुलरली स्लिप सिस्टम्स कम होते हैं, इसलिए उसकी डिफॉर्मेशन मुश्किल होती है, तो आमतौर पर ब्रिटल होता है। इससे हमने जिस तरह पहले डिफॉर्मेशन की बात की तो इसमें एनआइसोट्रॉपी की बात की। आइसो मीन्स सेम, सो आइसोट्रॉपी मीन्स same in all directions, anisotropy means different in different directions. So this is anisotropy in yield strength, as इनके yield strength जो है वो different directions में different भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे equiaxed grains है, random है, more or less direction में same है, तो इस जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है equiaxed होंगी या इसकी yield strength हर डायरेक्शन में सेम होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह रोल्ड है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लेंथ ज़्यादा है, इस डायरेक्शन में कम है, तो इसकी जो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होंगी। इस डायरेक्शन में आमतौर पर स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होगी, इस डायरेक्शन में कम होगी, ठीक है। तो इसे हम एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। यूजुअली रोलिंग के बाद जो मटेरियल जो है वो एनआइसोट्रॉपिक हो जाता है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इस डायरेक्शन में उतनी ज़्यादा नहीं होती। जो मटेरियल की माइक्रो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स होंगे, मोर और लेस रैंडमली ओरिएंटेड और सिमिलर साइज़ के होंगे, तो उसकी जो होगी प्रॉपर्टीज एनआइसोट्रॉपी नहीं होंगी बल्कि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन की वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी जो चेंज होती हैं उसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी में एनआइसोट्रॉपी आ जाती है। तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। इस डायरेक्शन में कह सकते हैं कि डक्टिलिटी डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन में डक्टिलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। दिस इज एनिसोट्रॉपी इन वेरियस प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे वेरियस स्ट्रेटजीज़ की या मेथड्स की या प्रोसेसेस की जिसके थ्रू स्ट्रेंथनिंग हो सकती है या हम इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो वन वे इज टू रिड्यूस द ग्रेन साइज। अब ग्रेन साइज क्या है? ग्रेन साइज रिडक्शन मीन्स क्रिस्टल साइज रिडक्शन। अब जब भी एक जो डिसलोकेशन है वो एक क्रिस्टल से या एक डिसलोकेशन एक ग्रेन से या हम कह सकते हैं एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल में जाती है, तो देखें यहाँ पे ये चेंज आ रहा है डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि एटम्स की डायरेक्शन इस क्रिस्टल में डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री से जब डिसलोकेशन एक दूसरे ग्रेन में जाती है तो इसके लिए डिफ़िकल्टी होती है। ये ग्रेन बाउंड्री जो है ये एज ए बैरियर एक्ट करती है, ठीक है। जब भी क्रिस्टल की, जब मैंने बात की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिसलोकेशन की मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो इट मीन्स कि जितनी ग्रेन बाउंड्रीज, अगर ग्रेन बाउंड्रीज जो हैं इसकी डिसलोकेशन की मूवमेंट को हिंडर करती हैं या रोकती हैं या मुश्किल बनाती हैं, तो इट मीन्स जितनी ग्रेन बाउंड्रीज ज़्यादा होंगी इट मीन्स उतने ही डिसलोकेशन मूवमेंट मुश्किल होगी। अब ग्रेन बाउंड्रीज किस तरह इंक्रीज की जा सकती हैं? ग्रेन साइज़ कम करने से। लेट से मटेरियल का वॉल्यूम उतना ही है, अब ग्रेन का साइज़ या क्रिस्टल का साइज़ बड़ा होगा तो ग्रेन बाउंड्री ज़ाहिर कम होंगी। अगर क्रिस्टल का साइज़ या ग्रेन का साइज़ स्मॉल होगा तो ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा होंगी। इस वजह से हम ग्रेन साइज जब डिक्रीज़ करते हैं मटेरियल का तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसका ओवरऑल एक जो कह सकते हैं इसे हाल पिच इक्वेशन भी कहते हैं या इसे हम एक एम्पेरिकल रिलेशन भी कह सकते हैं कि ये जो ग्रेन साइज है जो ये -1/2 है, माइनस मीन्स के 1 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगी, सो इसका इन्वर्स रिलेशन है यील्ड स्ट्रेंथ के साथ। डी इज द डायमीटर ऑफ द ग्रेन या डायमीटर ऑफ द क्रिस्टल या ग्रेन साइज कह सकते हैं, क्रिस्टल साइज कह सकते हैं। तो जो क्रिस्टल साइज कम होता जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएगी। इसको यहाँ ग्राफ से भी प्लॉट किया हुआ है, d1/2 को प्लॉट किया हुआ यील्ड स्ट्रेंथ के साथ। तो जैसे जैसे d-1/2 इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे देखें जिस तरह ना ग्रेन साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, ग्रेन साइज डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये टिपिकल बिहेवियर है अलॉयज के अंदर कि ग्रेन साइज कम करने से स्ट्रेंथ बढ़ती है मटेरियल की। क्यों बढ़ती है? क्योंकि डिसलोकेशन मूवमेंट जो है मुश्किल हो जाती है। अब इसी तरह डिसलोकेशन मूवमेंट एक और तरीके से कर सकते हैं जिसमें हम कहते हैं सॉलिड सोल्यूशन फॉर्मिंग। सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है कि एक मटेरियल के अंदर किसी भी दूसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं,
उससे क्या होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे वो पिछले को रिप्लेस करेगा। अब उसका साइज या तो इस होस्ट एटम से ज़्यादा बड़ा होगा या कम होगा, दो ही ऑप्शन है। लेट्स अगर स्मॉलर साइज है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है मटेरियल जो है ये इसे यहाँ पे जगह कम होगी तो इसे थोड़ा सा ये प्रेस करेगा। इस मीन्स कि यहाँ पे ओवरऑल जो स्ट्रेस होंगे थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लेट्स से ये सारे यहाँ पे बाकी जो एटम्स हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज उनके ऊपर स्टैंडर्ड फोर्स एक्ट कर रही है एक दूसरे एटम्स की वजह से। यहाँ पे एक स्मॉलर एटम आ जाएगा तो यहाँ पे उसे उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे एटम थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, ओके। तो डिस्लोकेशन जो होती हैं, जिस तरह ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है तो उन्होंने इस एरिया को थोड़ा सा प्रेस किया होता है तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रही होती है, यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे होते हैं एटम्स को तो यहाँ पे टेंशन हो रही होती है। तो इस तरह का एटम जब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये लेट्स से हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे आएगा तो पहले से कंप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे एटम एक दूसरे को, तो एक स्मॉलर साइज का एटम आएगा तो इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब यहाँ पे एटम ये इजीली एडजस्ट हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये डिसलोकेशन ये यहाँ पे इसका स्टे करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। जब इसका स्टे करना यहाँ पे इजी हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से इसे मूव करना मुश्किल होगा। जब यहाँ से इसे मूव करना मुश्किल होगा तो इट मीन्स कि मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि डिसलोकेशन की मूवमेंट जो मुश्किल कर दी है। और वैसे भी ये समझ लें सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं एक डिसलोकेशन, यहाँ पे एटम्स एक लाइन में है तो यहाँ पे एक स्मॉलर एटम आ गया तो इसका मतलब है ये एक सॉर्ट ऑफ इनहोमोजेनिटी क्रिएट कर रहा है इन द ऑर्डर ऑफ द एटम्स। जब इनहोमोजेनिटी क्रिएट हो रही है तो इसकी वजह से डिसलोकेशन मूवमेंट भी जो है वो हिंडर हो रही है। डिसलोकेशन मूवमेंट जितनी हिंडर या डिफिकल्ट होगी उतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो इस वजह से स्ट्रेंथ जो मटेरियल की बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे देखें, ठीक है, स्मॉलर एटम अगर रिप्लेस कर रहा है तो स्मॉलर एटम यहाँ पे आएगा तो डिसलोकेशन जो है वो ईजिली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऐड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह हमने बात की काफ़ी सारे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं, ये जगह प्रेस हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आया हुआ है। तो यहाँ पे स्मॉलर साइज़ के एटम आ जाएंगे तो जिस तरह आप समझ लें एक जगह कम है, वहाँ पे बड़े साइज़ के एटम है तो उनका होना मुश्किल है। जिस तरह एक कम जगह है, एक बेंच है उसके ऊपर लेट से कुछ आदमी जो ज़रा जिनका कद बड़ा है उनके लिए बैठना मुश्किल है, ठीक है। अगर छोटे कद के लोग आ जाएंगे, छोटे साइज़ के लोग आ जाएंगे, वो इजीली बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि यहाँ पे स्पेस सेम है, अगर स्मॉलर साइज़ के एटम्स आ जाएंगे तो इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखें इस तरह इजीली एडजस्ट हो गए। तो इस वजह से जो डिसलोकेशन जो इसकी कहते हैं डिसलोकेशन थोड़ी सी पिनिंग हो गई है, डिसलोकेशन पिनिंग। इसकी वजह से क्या था कि डिसलोकेशन की यहाँ से मूवमेंट मुश्किल है। जब डिसलोकेशन की मूवमेंट यहाँ से मुश्किल है तो इट मीन्स के स्ट्रेंथ जो ओवरऑल मटेरियल की इंक्रीज हो रही है। So here this tend to reduce the mobility of the dislocation and hence increase the strength. अब इसी तरह अगर लार्ज साइज का एटम आएगा तो वो यहाँ पे ज़रा टेंसाइल स्ट्रेस सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करके इन्हें थोड़ा पुश करने की कोशिश करेगा साइडों पे। तो जैसा कि हमने देखा है कि डिसलोकेशन का एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आता है यहाँ पे, तो ये इन एटम्स को पुश अपार्ट करने की कोशिश करता है, फर्दर अपार्ट करने की कोशिश करता है। तो इट मीन्स कि ये जगह यहाँ पे खुली हो रही है, इट मीन्स कि लार्ज साइज का एटम आएगा तो इजीली अकोमोडेट हो सकता है। इजीली अकोमोडेट होगा तो यहाँ पे डिसलोकेशन का स्टे करना इजी हो जाएगा और यहाँ से आगे मूव करना मुश्किल हो जाएगा। एंड वंस अगेन जब आगे मूव करना मुश्किल हो जाएगा तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी मटेरियल की। अब यह चीज़ प्रैक्टिकली टेंसाइल टेस्टिंग के अंदर नज़र भी आती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक हम ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे देखें टेंसाइल स्ट्रेंथ है मटेरियल की, यहाँ पे 8% निकल की कंसनट्रेशन है कॉपर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 0% का, जहाँ पे 0% निकल है, यहाँ पे 50% निकल है। जैसे जैसे निकल की परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो हम सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर निकल के एटम्स की नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम नंबर इंक्रीज करते हैं देखें स्ट्रेंथ जो है 200 मेगापास्कल से ऊपर है, लेकिन अब यहाँ पे 400 मेगापास्कल तक चली गई है। हम देख सकते हैं निकल की परसेंटेज बढ़ाने से सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेंथ जो मटेरियल की बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जिससे हमने बात की कि डिसलोकेशन की मूवमेंट जो है वो मुश्किल होती जा रही है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ देखें, यहाँ पे जो इलोंगेशन है वो कम हो रही है। मैंने आपको इस तरह बताया था कि इन जनरल अलॉयज के केस में स्ट्रेंथ बढ़ती है जब, तो इलोंगेशन कम होती है, डक्टिलिटी कम होती है मटेरियल्स की। तो हम देख रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन बनने से जो है डिसलोकेशन की मूवमेंट मुश्किल हो रही है। मटेरियल जब डिफॉर्म होता है या डक्टिलिटी उसकी इंक्रीज होती है या इलोंगेशन बढ़ती है, किस तरह बढ़ती है? डिसलोकेशन की मूवमेंट से। अगर डिसलोकेशन मूवमेंट कम हो रही है इट मीन्स के
जो है डिस्लोकेशन मूवमेंट कम हो रही है तो मटेरियल मुश्किल से एलोंगेट होगा, ठीक है, उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली भी डक्टिलिटी उसकी कम होती है जब निकल की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब तक हमने दो मेथड्स डिस्कस किए हैं स्ट्रेंथ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। एक जो है वो है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, टू फॉर्म द सॉलिड सॉल्यूशन, और एक इससे पहले किया था कि टू रिड्यूस द ग्रेन साइज। एक और मेथड जो है उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन स्ट्रेंथनिंग या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। इसमें क्या होता है कि एक प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो मटेरियल के अंदर जनरेट किए जाते हैं। प्रेसिपिटेट्स एज इन आप कह सकते हैं जनरेट किए जाते हैं, या नया फेज जो है वो मटेरियल के अंदर जनरेट किया जाता है, या जिसका प्रेसिपिटेशन आप कह लें कि वाटर का एक सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे प्रेसिपिटेशन आपने पढ़ी होगी लिक्विड के अंदर, कोई भी वाटर के अंदर उसे क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे लेके जाते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है। प्रेसिपिटेशन मीन्स कि एक सॉलिड पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, या एक और फेज के पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं मटेरियल के अंदर। फाइन साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है। अब आप लिक्विड के अंदर जिस तरह समझते हैं, वाटर को समझते हैं कि वाटर है, उसके अंदर एक कोई चीज़ हल्की होती है जो हाई टेम्परेचर पर उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम लो टेम्परेचर पर लेके आते हैं तो क्या होता है कि उसमें प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो एक सेकंड फेज बनना शुरू हो जाता है, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब वाटर को इस तरह समझे कि लेट से वाटर को हमने रिप्लेस कर दिया किसी मेटल के साथ, तो प्रोसेस वही है कि जब हम इसे खास टेम्परेचर से नीचे लेके जाएंगे तो उसमें प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होते हैं बॉटम पे, ठीक है, नीचे। तो इस केस में नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे क्योंकि सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन में तो ऐसा नहीं होता। तो वे समझ लें जिस जगह वो पार्टिकल्स बनेंगे वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डिफरेंट जगह पे बन जाएंगे। हम इस तरह हीट ट्रीटमेंट इस तरह करें कि ये प्रेसिपिटेट्स बन सकें। तो ये प्रेसिपिटेट्स जो हैं इनके अंदर से डिस्लोकेशन की मूवमेंट मुश्किल होगी। एक नया फेज़ बन गया है, अब नया फेज़ बन गया है तो वो लेट्स से उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, उसका कैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके अंदर डिस्लोकेशन मूव नहीं कर सकती। फिर क्या होगा, या तो उससे वो ब्रेक करके मूव करेगी, वो भी एक मुश्किल काम है, या यहाँ पे आकर रुक जाएगी जिस तरह देखिए पिनिंग हो रही है। और इसकी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि लेट से 2 पॉइंट्स इनके अंदर डिस्लोकेशन आके फंस गया, वो फिर इस तरह एलोंगेट होती जाती है और फाइनली वहाँ से निकल जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर वंस अगेन डिस्लोकेशन के मूवमेंट को मसला आ रहा है। डिस्लोकेशन के मूवमेंट को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि स्ट्रेंथ की इंक्रीज का एक और तरीका जो है इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। इसमें क्या करते हैं कि नए प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं मटेरियल के अंदर। वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डिस्लोकेशन मूवमेंट को रोकते हैं, ठीक है, पिन पॉइंट करते हैं। इसलिए लेट्स से ये पिन्स हैं, ये किसी भी डिस्लोकेशन मूवमेंट को रोक रही हैं, देखो भी जो रोक रही हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ये एक ओवरऑल एक रिलेशन है कि इन जनरल यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, दैट इज़ 1/s। एस इज़ द स्पेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्रेसिपिटेट्स। क्यों? क्योंकि लेट से ये एक पूरा मटेरियल है, इसके अंदर लेट से सिर्फ एक प्रेसिपिटेट यहाँ पे बड़ा सारा बन गया तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिस्लोकेशन इधर से भी चली जाएगी, इधर से भी चली जाएगी, इसे रोकेगा ही नहीं। उस लेट से यहाँ पे एक बड़ा प्रेसिपिटेट बन गया है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा नहीं। इसकी वजह अगर बहुत सारे छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स वेरियस जगह पे बन जाएं, ठीक है, उसका फ़ायदा होगा कोई जगह जगह पे डिस्लोकेशन मूवमेंट को रोकेंगे। जब डिस्लोकेशन मूवमेंट को बहुत सारी जगह पे रोकेंगे तो इट मीन्स के स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगी। So that's the way to increase that is one of the ways to increase the strength of the material via precipitation hardening, जिसमें बहुत सारे प्रेसिपिटेट्स पर्टिकुलरली ये डिज़ायरेबल होता है स्मॉल साइज़ में, और नैनोमीटर रेंज में हो तो बेस्ट है। तो इस रेंज के जो पार्टिकल्स जो हैं या प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं स्ट्रेंथ। और यूजुअली इस तरह की प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग जो है एलुमिनियम के अंदर बहुत कॉमन है। तो एलुमिनियम को यूजुअली इस तरीके से उनकी एलुमिनियम की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की जाती है। और इस तरह के से जो स्ट्रेंथ इंक्रीज जो एलुमिनियम के अलॉयज़ हैं वो जो हैं वो आमतौर पे यूज़ होते हैं इसमें एयरक्राफ्ट्स के अंदर। पर्टिकुलरली हमने पहले बात की थी एयरक्राफ्ट के अंदर एलुमिनियम का यूजेज इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि एलुमिनियम जो है वो लाइट वेट मटीरियल है, ठीक है। लाइट वेट हाई स्ट्रेंथ मटीरियल जो है वो डिज़ायरेबल होते हैं किसी भी एरोस्पेस इंडस्ट्री में। जैसे एलुमिनियम की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करने का एक मेथड है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। इसके आमतौर पर सॉलिड सॉल्यूशन से या उन चीज़ों से इतनी ज़्यादा या हीट ट्रीटमेंट से इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं हो पाती। सो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग इज़ वन ऑफ द मोर पॉपुलर वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एलुमिनियम एंड इट्स अलॉयज। ओके,
फोर्थ मेथड जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग, इसे हम कोल्ड वर्किंग भी कहते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं, स्ट्रेन स्ट्रेंथनिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफॉर्मेशन जो होती है मटेरियल को डिफॉर्म किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, थोड़े हाई टेम्परेचर पे भी हो सकता है। जब इसे हम डिफॉर्म करते हैं फिर क्या होता है, कोई भी डिफॉर्मेशन का प्रोसेस हो सकता है, रोलिंग, फोर्जिंग, वट। तो जब भी मटेरियल डिफॉर्म होता है तो इट मीन्स के बहुत सारे नए डिसलोकेशन जनरेट होते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की कि डिसलोकेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है जब मटेरियल डिफॉर्म होता है। डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ रही है, डिसलोकेशन की वजह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो आपस में इंटेंगल भी होंगी, ठीक है। जब डिसलोकेशन इंटेंगल होंगे तो इनकी मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी, मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द वेज है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब इस तरह हम बात करें, फोर्जिंग है फॉर एग्जांपल, ये एक डाई है, इसके अंदर एक मटेरियल को ऐड किया, इसे प्रेस किया, इसका डिफॉर्म हो गया। ड्राइंग है, ड्राइंग में क्या करते हैं, मटेरियल रख के यहाँ से पुल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये डाई इधर से गुजरता हुआ इसके साइज़ में चेंज आ रहा है। जब भी फिजिकल डायमेंशन में चेंज आ रहा है इट मीन्स कि मटेरियल जो है वो मैकेनिकली डिफॉर्म हो रहा है। मैकेनिकली डिफॉर्म हो रहा है तो इट मीन्स कि कोल्ड वर्किंग हो रही है, उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। कोल्ड वर्किंग इसलिए कहते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे होती है, हॉट वर्किंग मीन्स कि हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। यूजुअली रूम टेम्परेचर पे इसका ज़्यादा इंपैक्ट आता है स्ट्रेन हार्डनिंग का, हाई टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होती, ठीक है। रोलिंग भी जो है इसका एक मेथड है, इसमें वेरियस मेथड्स हैं। एक्सट्रूजन में क्या करते हैं, बिलेट को रख के यहाँ से प्रेस करते हैं तो यहाँ से ये न्यूअर साइज के साथ जो है ये एक्सट्रूड आउट होती है, ठीक है, इसे एक्सट्रूजन कहते हैं। तो जो भी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन का प्रोसेस है इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रेन हार्डनिंग होगी, क्योंकि डिसलोकेशन जो है वो नई डिसलोकेशन जनरेट होती हैं और इंटेंगल होते हैं, इंटेंगलमेंट की वजह से डिसलोकेशन मूवमेंट मुश्किल हो जाती है और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द परसेंटेज कोल्ड वर्किंग। दो तरीके हैं, एक तो हम कोल्ड वर्किंग को डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ, ठीक है, स्ट्रेन से, जिस तरह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके अंदर कितनी स्ट्रेन ज़्यादा हो रही है, जितनी स्ट्रेन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड वे जो है उसे रिडक्शन इन एरिया से भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज कोल्ड वर्किंग को हम रिडक्शन इन एरिया एज इन परसेंट से भी डिनोट कर सकते हैं। ए नॉट हेयर इज द इनिशियल एरिया एंड ए डी इज द डिफॉर्म्ड एरिया, ठीक है। तो ये एक माइक्रोग्राफ है जिसमें ये जो लाइन सी जो है ये एक्चुअली डिसलोकेशन है। इसकी वीडियो भी आपको दिखाई थी, डिसलोकेशन मोशन की, डिसलोकेशन मूवमेंट की, जो किस तरह मूव करती हैं। तो ये हाईली इसमें बहुत ज़्यादा डिसलोकेशन है, तो हाई डेंसिटी डिसलोकेशन एरिया है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इसलिए डिसलोकेशन मोशन जो है आप देख सकते हैं किसी भी डिसलोकेशन की मूवमेंट जो है वो किसी भी साइड को मुश्किल है, इस वजह से हार्डनेस इंक्रीज हुई है। यही चीज़ हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी नज़र आती है। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आमतौर पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हर जगह शो होती हैं, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल एक लो कार्बन स्टील है, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, ये इसे हमने स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया, ये देखें ना, ये यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है इसकी और ये अच्छी खासी इसकी डिफॉर्मेशन हो रही है, ओके। तो इट मीन्स कि इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, यील्ड स्ट्रेंथ कम है। जब इसे 4% कोल्ड वर्किंग की है तो इसकी देखें यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है, डक्टिलिटी कम हो गई है। फिर से हमने 24% कोल्ड वर्किंग की है, विच मीन्स कि 24% उसे डिफॉर्म किया है। उससे क्या हुआ कि फर्दर यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है लेकिन डक्टिलिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। डक्टिलिटी कम होने से ओवरऑल अगर हम एरिया अंडर द कर्व भी निकालें तो इसकी टफनेस जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसमें लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कोल्ड वर्किंग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज़ हो रही है और डक्टिलिटी जो है वो कम हो रही है। दिस इज़ द यूजुअल ट्रेंड के यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है कोल्ड वर्किंग से, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो डक्टिलिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। So that's it, that's the end of the chapter. Okay, thank you, Allah Hafiz.